Good morning students and my dear friends, today is 28th of September 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर 1। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सिप्ला इन एडवांस टॉक्स विद 2 ग्रुप्स। तो फाइनली सिप्ला के जो प्रमोटर्स हैं वो 2 कंसोर्शियम के साथ में एडवांस डिस्कशन में है। किस चीज़ को लेकर के एडवांस डिस्कशन हो रहा है, एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशन में पहुंच गए हैं। रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा मार्केट से अवेयर है तो रिसेंटली सिप्ला ने अनाउंस किया था या सिप्ला के प्रमोटर्स ने अनाउंस किया था कि दैट दे आर गोइंग टू सेल इट्स कंट्रोलिंग स्टेक। तो कंट्रोलिंग स्टेक को सेल करने के लिए जो सिप्ला के प्रमोटर्स हैं वो पिछले कुछ मंथ से कई सारे कंपनी से नेगोशिएशन में है। फाइनली 2 कंसोर्शियम के साथ ये जो डील है ये एडवांस स्टेज पर पहुंच गई। कौन कौन से 2 कंसोर्शियम है? One consortium is led by Torrent Pharmaceutical and other consortium is led by buyout firms BPEA Equity एंड जनरल अटलांटिक। तो 2 कंसोर्शियम है और इन दोनों ही कंसोर्शियम के साथ जो डिस्कशन है, जो नेगोशिएशन है वो एडवांस लेवल तक पहुंच गया है। मोस्ट लाइकली इन्हीं दोनों में से कोई एक कंसोर्शियम जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा और सिप्ला का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो उसको सेल कर दिया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली $6 to 7 बिलियन में। तो 6 से लेकर के $7 बिलियन की ये डील होगी। और अगर हम सिप्ला की बात करें तो करंटली सिप्ला इज 4th लार्जेस्ट ड्रग मेकर कंपनी इन इंडिया। और अगर हम दोनों कंसोर्शियम को देखें तो टोरेंट फार्मा जो है उसके प्रमोटर के साथ साथ उसमें सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और जाइडस लाइफ साइंस के जो प्रमोटर्स हैं उनकी ग्रुपिंग है। और अगर टोरेंट को ये डील मिल जाती है इट मीन्स टोरेंट फार्मा, अगर ये कंसोर्शियम, ये जो टोरेंट फार्मा लेड जो कंसोर्शियम है, अगर उसको ये सिप्ला की डील मिल जाती है तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर कंपनी टोरेंट फार्मा वुड बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इंडियन ड्रग मेकर आफ्टर सन फार्मा। तो सन फार्मा नंबर 1 पे है और इसके बाद सेकेंड बिगेस्ट इंडियन ड्रग मेकर बन जाएगी टोरेंट फार्मा अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो। और एज ऑफ नाउ अगर सिप्ला की बात करें तो सिप्ला ने अप्रॉक्सीमेटली 1200 पर शेयर के आसपास जो है वो वैल्यूएशन शेयर्स का किया है। और सिप्ला के जो इम्पोर्टेंट प्रमोटर हैं वो 33.47% का जो स्टेक है उस पर्टिकुलर स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि ये जो डील है ये BPEQ फाइनल करता है या टोरेंट। हालांकि ये कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि मोस्ट लाइकली टोरेंट ये डील क्रैक कर ले जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिप्लास प्रमोटर दैट आर लुकिंग टू सेल अ कंट्रोलिंग स्टेक इन इंडियाज 4th लार्जेस्ट ड्रग मेकर फॉर 6 to 7 बिलियन। तुम देख सकते हैं सिप्ला का मार्केट कैप, सिप्ला के प्रमोटर्स जो है वो कितना वैल्यूएशन सीख कर रहे हैं, लाइकली साइज ऑफ सिप्लास प्रमोटर एग्जिट डील, जो प्रमोटर एग्जिट करेंगे तो कितना वैल्यूएशन जा सकता है, लाइकली वैल्यूएशन। और इस डील के बाद अगर टोरेंट फार्मा को ये डील मिल जाती है तो डेफिनेटली टोरेंट फार्मा विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडियन मार्केट। करंटली 33.47% का स्टेक है प्रमोटर्स का सिप्ला में और इसी को सेल करने के लिए जो प्रमोटर्स हैं दे आर इन डिस्कशन विद BEPA एंड टोरेंट फार्मा। लेट अस सी ये डील कब फाइनलाइज होती है और कौन इस डील को क्रैक करता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डायमंड इंडस्ट्री ग्रैपल विद मेजर स्लम इन डिमांड। तो इंडिया की जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है या इंडिया का जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग ट्रेड है उसमें हमें अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस देखने को मिल रही है। रीजन बिहाइंड फॉलिंग डिमांड। डिमांड जो है इंडियन डायमंड की वो डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से जो जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग ट्रेड है, जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है उसमें क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। And this promote the trade bodies to ask member to halt the import of rough stone for at least 2 months। और अगर कई सारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं या जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बात को सुने या उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनके अकॉर्डिंग दिस इज वर्स्ट एवर डिमांड क्राइसिस इन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग ट्रेड। और 1970 से ये 5वीं बार ऐसा है, यानी 1970 से ये 5th टाइम ऐसा है जब ट्रेड एसोसिएशंस ने मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो फिलहाल के लिए जो डायमंड का इंपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें।
और अगर हम इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री की बात करें, स्पेशली कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री की, तो ये वर्ल्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है इंडिया। अगर हम देखें तो वर्ल्ड में अगर 10 डायमंड जो हैं रफ डायमंड हैं, उसमें से 9 डायमंड इंडिया में कट और पॉलिश होते हैं। तो बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में पॉलिशिंग एंड कटिंग करी जाती है, एक्सपर्टाइज है और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, डिमांड में रहते हैं इंडिया के जो डायमंड्स होते हैं, स्पेशली ऐसे डायमंड जो यहाँ पर कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडियन इंडस्ट्रीज के थ्रू होती है। एंड डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्री। एंड सो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एक्सपोर्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली रिस्ट्रिक्टेड टू 30.27%। 30% से जो एक्सपोर्ट है वो डाउन किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और पिछले 5 सालों का ये सबसे सिग्निफिकेंट फॉल है एक्सपोर्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सडनली इंडिया की जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग ट्रेड है, जो ये सर्विस ट्रेड है, ये सडनली क्यों इम्पैक्ट कर रहा है? तो इससे कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो है कि जिस तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में रिसेशनरी सिचुएशन आई हुई है, तो जो की मार्केट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर कंज्यूमर, स्पेशली वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ही हैं जहाँ पर ये हमारा डायमंड जो है वो सप्लाई या जो सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई करी जाती हैं। तो जो की इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली वेस्टर्न इकोनॉमीज़, वहाँ पर रिसेशन की सिचुएशन आई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं वो फिलहाल के लिए लग्जरी गुड्स में कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लग्जरी गुड में कम खर्चा कर रहे हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो फॉल कर रही है। तो रिसेशन और हाई इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है लग्जरी गुड्स में, लग्जरी सर्विसेज में, वो डिक्रीज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट, डायमंड हैज़ ऑल्सो रिलेशन विद चाइना। चाइना में भी जो डिमांड है वो क्लोज कर गई है, वो भी एकदम कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से चाइना खुद भी इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से वहाँ पर उसे कई सेक्टर जो जैसे कि प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, वो ऑलरेडी बर्स्ट की सिचुएशन में है। और यही इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडिया की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएसए हो। अगर चाइना की बात है, चाइना अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और यूएसए की बात करें जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट है इंडिया का, 45 से 48% जो हमारा एक्सपोर्ट है कटिंग और पॉलिशिंग ट्रेड का, ये यूएसए करता है। और इन दोनों ही मार्केट में इस समय रिसेशन की सिचुएशन आई हुई है, कई सारे सेक्टर्स जो हैं वो बस्ट हो गए हैं या रिसेशनरी विंड से इम्पैक्टेड हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है जो लग्जरी गुड्स में, वो स्पेशली डिक्लाइन हो रहा है और इसकी वजह से डिमांड इम्पैक्ट कर रही है। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया की डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग ट्रेड में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। India wants WTO rules on food grain scrapped. India will seek the removal of entitlements in trading rules. So food grains के जो ट्रेडिंग रूल हैं उनमें कुछ चेंज के लिए इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है। इंडिया उन कुछ इंटाइटलमेंट जो कि ट्रेड रूल में स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ को ऑफर किए गए हैं, उन इंटाइटलमेंट को रिमूव करने के लिए इंडिया प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो WTO की जो नेक्स्ट इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग है अबू धाबी में, वहाँ पर इंडिया इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रूल को लेकर के अपना ओपिनियन रखेगा और डिमांड करेगा WTO से कि जो ट्रेडिंग रूल में, स्पेशली फूड ग्रेन्स के ट्रेडिंग रूल में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो ये इंटाइटलमेंट्स, कुछ स्पेशल इंटाइटलमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल फार्म एक्सपोर्ट है वो डोमिनेट होता है डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस मिलने में या उनको मार्केट को एक्सेस करने में, स्पेशली ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने में फेयर प्राइस पर उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसीलिए जो इंटाइटलमेंट रूल है जो स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए रखा गया है फूड ग्रेन एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उन रूल्स को चेंज करने के लिए, उन इंटाइटलमेंट्स को रिमूव करने के लिए इंडिया WTO की नेक्स्ट इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग में डिमांड करेगा। तो क्या रिमूवल है, किस पर्टिकुलर स्पेशल रूल को रिमूव करने की बात कर रहे हैं? इंडिया एडिशनल फाइनल बाउंड टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट दैट इज FBTAMS entitlements, and these are fixed additional allowances over the de minimis limit. What is the de minimis limit? WTO के क्लॉज में एक de minimis लिमिट एक क्लॉज है जो कि प्रोडक्ट पर सब या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर या किसी भी सर्विस पर सब्सिडी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट कितने अमाउंट की सब्सिडी दे सकती है
डोमेस्टिक गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें कितना सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर दी और इंटरनेशनल मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो सडनली डिक्रीज हो गया, जिससे कि अदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में डिसएडवांटेज की सिचुएशन में आ जाए या उनको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर उस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस होगी, क्योंकि उनके प्राइस ज़्यादा होंगे। उनके प्राइस ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दी है। तो जो WTO के क्लॉज में जो डी मिनिमस लिमिट है ये इसी पर्टिकुलर सब्सिडी के बेंचमार्क को सेट करता है कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट कितने मैक्सिमम अमाउंट की सब्सिडी अपने एक्सपोर्टर्स को दे सकती है। इन जनरल 10% प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा की सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स को नहीं दे सकती है। So WTO defines the de minimis as a minimum amount of domestic support that are allowed even though they distort the trade. So up to 5% value of production for developed countries and 10% for developing. तो जैसा कि हमने यहाँ लिख भी रखा है 10% डेवलपिंग के लिए, 5% जो है वो डेवलप कंट्री से एट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की वैल्यू है उस पर डेवलप कंट्रीज के लिए 5% लिमिट है और डेवलपिंग के लिए 10%। इससे ज़्यादा जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती अपने एक्सपोर्टर्स को। इंडिया के लिए लिमिट कितनी? डेफिनेटली इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया के लिए भी ये लिमिट 10% की ही है। और जो इस पर्टिकुलर इंटाइटलमेंट की बात हो रही है FBTAMS entitlement, this is the actually additional allowances over this de minimis level। और ये additional allowances किसको दिया जाता है? स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज को। और इंडिया का पिछले कई टाइम से कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटाइटलमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फूड ग्रेन्स, उनके फूड प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा सस्ते होते हैं। हम पर तो ये 10% का आपने de minimis क्लॉज लगा रखा है, बट इनको 5% के ऊपर आपने ये एडिशनल इंटाइटलमेंट दिया है डेवलप कंट्रीज को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं स्पेशली फूड प्रोडक्ट और फूड ग्रेन्स वो मार्केट में सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को फेयर वैल्यू नहीं मिलती है, फेयर मार्केट एक्सेस नहीं मिलता। एंड इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल फ्रिक्शन ओवर द ईयर्स। और इंडिया जो है कई बार इस पर्टिकुलर इशू को WTO के फोरम में रेस कर चुका है। एंड मोस्ट रिसेंटली इंडिया हैड डिफेंड इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP प्रोग्राम, क्योंकि कई बार अब इंडिया अगर इस तरह के जो क्लॉजेस एंटाइटलमेंट्स को अगर डिस्कशन में लाता है तो जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो अदर कंट्रीज हैं जिनको एक्चुअली ये एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, वो इंडिया के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के क्वेश्चन करते हैं कि आप भी तो सब्सिडी दे रहे हैं, आप अपने फार्मर्स को MSP प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ता हो रहा है। तो इंडिया इस लेवल पर कई बार डिफेंड भी करता है कि वो क्यों MSP प्रोग्राम चलाता है, क्यों सपोर्ट प्राइस पर फार्मर से प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई यूनानिमस कंसेंसस नहीं निकल के आया है। इंडिया बिलीव any negotiation on domestic support needed to be first address existing asymmetry and imbalances in WTO agreement on agriculture। तो इंडिया का कहना है कि अगर आप हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या किसी भी तरह की सब्सिडी को लेकर के आपका क्वेश्चन मार्क है, तो पहले WTO में जो इम्बैलेंसेस हैं, जो एसिमेट्री क्रिएट है ऑलरेडी एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को लेकर के AOA को लेकर के, यानी एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो अगर उसको लेकर के ऑलरेडी इंडिया का हमेशा से कहना है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा फेवर किया गया है इस एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में, तो पहले उस एसिमेट्री को आप दूर करिए, इसके बाद यू विल डिस्कस ऑन दीज MEP और MSP टाइप ऑफ इशूज दैट इंडिया is offering to their farmers or their food producers। तो हालांकि इस बार फिर इंडिया अबू धाबी में इस इशू को रेस करेगा। लेट अस सी कि क्या इसका फाइनल आउटकम आता है। ऑल्दो अभी तक फिलहाल के लिए कोई इसको लेकर के कोई ऐसा सब्सटैंशियल स्टेप जो है वो WTO ने नहीं लिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट बिजनेस स्टैंडर्ड GST regime to be stiffer for digital foreign firm। तो 1 अक्टूबर से जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, जो कि इंडिया में कई तरह की डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन पर्टिकुलर कंपनीज पर अब स्ट्रिक्टर GST नॉर्म्स लगाए जा सकते हैं। 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज स्पेशली इंडिया में डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट कर रही हैं, दे विल नाउ फेस द स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस नॉर्म इन केस ऑफ GST। पहला तो उन्हें अब 18% GST पे करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ
पर्पस। अभी तक क्या था? अभी तक ऐसी फॉरेन फर्म्स जो किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी टू नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स या रेसिपिएंट्स, कि अभी जो फॉरेन फर्म, नेटफ्लिक्स हो गए, स्पॉटिफाई हो गए, हॉटस्टार हो गए, जो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे सर्विस रिसीवर्स को, रेसिपिएंट्स को जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, उनको अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, और ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इस तरह के जीएसटी जो कंप्लायंसेस हैं इनसे एग्जेम्प्ट थी। लेकिन अब फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर फॉरेन कंपनी को, डिजिटल फॉरेन फर्म को जीएसटी 18% पे करना है, रिगार्डलेस ऑफ द पर्पस। इट मीन्स वेदर दे आर प्रोवाइडिंग टू जीएसटी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट और नॉन रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अगर वो सर्विसेज किसी भी तरह के रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर रही है, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट और जीएसटी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, डजंट मैटर, दे हैव टू पे 18% जीएसटी। तो अब जो एग्जेम्पशन था OIDAR यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि द अपेक्स इंडायरेक्ट टैक्स बॉडी हैज क्लैरिफाइड दिस व्हाइल एग्जेम्प्टिंग 5% IGST ऑन गुड्स इंपोर्टेड थ्रू ओशन फ्रेट। अब क्वेश्चन उठता है कि सडनली ऐसी जो फॉरेन फर्म्स हैं, डिजिटल फॉरेन फर्म्स हैं, इन पर सडनली ये डिसीजन क्यों एप्लीकेबल हो गया? अभी तक तो कई सारी फर्म्स थी जो एग्जेम्प्टेड थी। तो टैक्स ऑफिशियल्स का ये मानना है कि जो ये रिवेन्यू स्ट्रीम और चैनल पार्टनर्स के थ्रू जो कंपनीज है अपनी सर्विसेज सेल करती हैं और रिवेन्यू अर्न करती हैं, जो कि अभी तक जीएसटी के रेजीम में कवर्ड नहीं था। Until now, it is not mandatory to levy the tax on unregistered recipient, which include a large section of consumer base. लेकिन अब गवर्नमेंट ने, टैक्स अथॉरिटी ने कह दिया कि रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस यू हैव टू पे 18% जीएसटी। तो अब इनके लिए जो डिजिटल फॉरेन फर्म है, अब इनके लिए जीएसटी टैक्स भी बढ़ गया है और डेफिनेटली अब अगर जीएसटी के अंडर में आएंगे तो उन पर अब कंप्लायंसेस का बर्डन भी इंक्रीज हो गया है। तो ऑनलाइन information and data retrieval services provided by foreign players to any unregistered individual in India now will be taxable from October 1st, यानी इस संडे से। और इसमें कई सारे सर्विसेज इंक्लूड, चाहे म्यूजिक, मूवी, क्लाउड गेमिंग, एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरह की सर्विसेज हो, चाहे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो चाहे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, आप किसी को भी सर्विस दे रहे हैं, 18% का जीएसटी नाउ एप्लीकेबल। और टैक्स अथॉरिटीज़ का मानना है कि ये जीएसटी कंप्लायंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, डिजिटल स्पेस में जो लूप होल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट कीप्स ऑप्शन ओपन टू कट मार्केट बोरोइंग इन H2। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अपना जो मार्केट बोरोइंग का प्लान है वो रिलीज़ कर दिया है। आरबीआई ने रिलीज़ किया कि इस तरीके से नेक्स्ट हाफ में गवर्नमेंट जो है अपने जो 45% की जो रिमेनिंग बोरोइंग है उसको एग्जीक्यूट करेगी। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि 50 साल के जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनका भी इंक्लूजन किया गया है। लेकिन अभी के लिए आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग सेंटर हैज़ रिजर्व द ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग इस मार्केट बोरोइंग। अभी तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो सेंटर ने जो बोरोइंग प्लान, जो बोरोइंग अमाउंट है, जो बोरोइंग टारगेट रखा था बजट में, उस पर स्टिक रहेगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिवेन्यू के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो अपने अपकमिंग जो बोरोइंग प्लान्स हैं उसमें रिडक्शन कर सकती है, जो कि सेकेंड हाफ में होंगे, अक्टूबर से मार्च के बीच में। सो विद रोबस्ट स्मॉल सेविंग कलेक्शंस गवर्नमेंट मे रिड्यूस द मार्केट बोरोइंग प्लान फॉर H2। तो 6.55 ट्रिलियन का बोरोइंग टारगेट है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर है एज पर द बजट बोरोइंग टारगेट। और जिस तरीके से रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो टेपिड है या उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, और जिस तरीके से सब्सिडी बर्डन है गवर्नमेंट पर अभी, तो प्रॉब्ली इस बात के चांसेस तो बहुत कम है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि प्री इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से सब्सिडी को रिड्यूस करे या किसी भी तरीके से अदर आस्पेक्ट ले कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट जो अपने बोरोइंग प्लान्स पर जाएगी। बट लेकिन गवर्नमेंट ने अपने साइड से क्लियर किया है कि गवर्नमेंट के पास अभी भी ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल सेविंग्स के थ्रू जो रिवेन्यू कलेक्शन है उसमें सर्ज एंटिसिपेट कर रही है, उसमें इंक्रीज एंटिसिपेट कर रही है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि रिवेन्यू कलेक्शन पर ये डिपेंड करेगा। अगर रिवेन्यू कलेक्शन सिग्निफिकेंट होता है, सफिशिएंट होता है, एक्सपेक्टेड जो नंबर रेट है उससे होता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो अपने बोरोइंग प्लान को रिड्यूस कर सकती है फॉर दिस अपकमिंग
H2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है, ग्रीन बॉन्ड्स नॉट लाइकली टू इंथुजियास्ट बैंक। जो 30 साल के जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फॉर बोरोइंग शेड्यूल फॉर सेकेंड H2, यानी जो सेकेंड हाफ है उसके में गवर्नमेंट ने 50 साल की जो डेट सिक्योरिटीज उसको भी लॉन्च किया है, 30 साल के जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनको भी लॉन्च किया है। लेकिन ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो नए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च हुए 30 साल के जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च हुए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बोरोइंग शेड्यूल में लॉन्च किया है, दिस मे स्ट्रगल टू जनरेट इंटरेस्ट अमंग द कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द अदर हैंड आर लाइकली टू पुश डिमांड ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से और अदर कंडीशंस की वजह से बैंक्स जो हैं या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है। बहुत अच्छी डिमांड हमें कोई ग्रीन बॉन्ड के उसमें गवर्नमेंट के ग्रीन बॉन्ड पर देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो रिसेंटली IRDA ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, हमने न्यूज़ कवर भी करी थी, जहां IRDA ने नोटिफाई किया था कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हैं ये अब इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में, इनको इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया था। इट इज़ क्लासीफाइड सच बॉन्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और क्यों किया था? इसीलिए किया गया था कि गवर्नमेंट अपने H2 में ये ग्रीन बॉन्ड को इशू करने जा रही है जिससे गवर्नमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत ज़्यादा बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज इस ग्रीन बॉन्ड को लेकर के, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर के एंथुसियास्टिक नहीं है, उतनी अच्छी डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। DGCA कैन एक्ट अगेंस्ट पायलट दिल्ली हाई कोर्ट। तो आकाशा एयरलाइंस का जो केस चल रहा है जहां पर आकाशा ने एलिगेशन लगाए हैं कि 43 पायलट जिन्होंने बिना नोटिस पीरियड सर्व किए अब्रप्टली रिजाइन कर दिया, उसकी वजह से आकाशा की कई सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल करनी पड़ी हैं। उसी पर्टिकुलर केस में जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने वेडनेसडे को बोला है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है DGCA, उसके पास अथॉरिटी है, वो उन सारे पायलट के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकती है। ऐसे पायलट जो कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सिविल एविएशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट DGCA एक्शन ले सकता है। द प्लिया हैड सॉट DGCA एक्शन अगेंस्ट पायलट who resigned without serving their notice period। तो अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि DGCA के पास ये अथॉरिटी है। तो हो सकता है अब आगे आने वाले टाइम में वो जो पायलट जिन्होंने रिजाइन किया है उनके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन देखने को मिले जो DGCA ले सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI टर्न्स नेट सेलर आफ्टर 6 मंथ। सितंबर इज करंटली ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड द वर्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फ्लो इनटू इंडियन इक्विटी मार्केट। तो सितंबर के मंथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट इनफ्लो देखें इंडिया में तो ये वर्स्ट है, ऐसा माना जा रहा है एज पर द रीसेंट डेटा कि अभी तक का इंडियन इक्विटी मार्केट का जनवरी से अगर हम देखें तो ये अभी तक का ये मंथ जो है इसमें सबसे खराब या सबसे कम हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। दिस मंथ सो फार जो FPIs हैं वो नेट सेलर रहे हैं, मतलब उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल किया है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बायर नहीं रहे हैं, बायर होते तब हमारा इनफ्लो आता है, सेलर होते मतलब हमारा आउटफ्लो हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर बीइंग द नेट सेलर एंड सो फार FPI हैव विथड्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 13,837 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली $1.7 बिलियन की सेलिंग देखने को मिली है फ्रॉम डोमेस्टिक इक्विटीज। और रीजन बिहाइंड US बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली सीकिंग मोर सिक्योर वेन्यू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए जो रिस्की इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट है वहाँ से वो एग्जिट करके US और मोर सिक्योर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को लगा रहे हैं। और इसी की वजह से हमें ये सेलिंग का ट्रेंड आफ्टर 6 मंथ देखने को मिला है। तो बिकॉज ऑफ द राइजिंग US बॉन्ड यील्ड, स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस वी आर सीइंग this selling trend in FPIs। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। M&A in bear grip deal value falls to 8 years low in 2023। तो वैल्यू ऑफ जो मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन जो इंडिया में इस पर्टिकुलर ईयर में 23 में
तो इस कैलेंडर ईयर के इनिशियल 9 मंथ में जो अगर मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स देखें तो उनका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 69% तक फॉल किया। तो मर्जर एंड एक्विजिशन जो कि पिछले साल एक सिग्निफिकेंट नंबर्स की डील्स हमें देखने को मिली थी, सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन की डील्स देखने को मिली थी, इस कैलेंडर ईयर में हमें मर्जर एंड एक्विजिशन की डील्स में हमें डिक्लाइन या फॉल देखने को मिल रहा है। एंड दिस डिक्लाइन मे बी बिकॉज ऑफ द बियरिश इन्वेस्टर सेंटिमेंट amid the rising global interest rate and geopolitical fluctuations। तो geopolitical volatility की वजह से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जो रिसेशन की सिचुएशंस है उनकी वजह से फ़िलहाल के लिए ऐसा इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस बेयरिश इन्वेस्टर सेंटीमेंट वी आर सीइंग दिस डिक्लाइन इन मर्जर एंड एक्विजिशन डील। तो 69% से मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो डिक्लाइन किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। एंड दीज आर द टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स इन 2023। हम देख सकते हैं ये टारगेट कंपनी थी, ये एक्वायरर था और ये इतने अमाउंट की ये डील हुई। तो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस बार कौन कौन सी टॉप डील्स हुई हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग डिप्स टू लोवेस्ट इन 5 years in Q3 to $1.5 billion says रिपोर्ट। तो मर्जर एंड एक्विजिशंस की डील में डिक्लाइन तो है ही, इसके साथ साथ ही जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनमें फंडिंग भी डिक्लाइन हुई, अपने 5 सालों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंची। यानी जो इस साल का जो Q3 है उसमें जो फंडिंग है स्टार्टअप्स की इस कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग वो फंडिंग अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है पिछले 5 सालों के। सो इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 54% तक फॉल किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर जितना इन्वेस्टमेंट था, जितना स्टार्टअप्स में फंडिंग था, उसका 54% डिक्लाइन हमें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ऑन सीक्वेंशियल बेसिस यानी पिछले क्वार्टर यानी Q2 के कंपैरिजन में भी 29% का डिक्लाइन है। तो स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है उसमें भी डिक्लाइन हमें इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन। हालांकि अगर कंपेयर करें और इंडिया को रैंक करें तो इंडिया अभी फिलहाल 5th रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप फंडिंग, लेकिन यस इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फंडिंग जो है वो रिड्यूस हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सून ऑन ONDC क्रेडिट इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ONDC जो है वो अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसमें फाइनेंशियल ऑफरिंग्स जैसे कि क्रेडिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट कार्ड जैसे सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। इससे पहले किस सेक्टर में ONDC ऑपरेट करता था? फूड, ग्रॉसरी, फैशन, ट्रैवल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सक्सेसफुली इन सारे सेगमेंट में ऑपरेट करने के बाद नाउ ONDC इज एक्सपेंडिंग इट्स सर्विसेज और इसमें अब फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिट, इंश्योरेंस जैसे सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। और एज ऑफ नाउ 6.5 एंटिटीज हैव शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द नेटवर्क either as buyer और seller। तो 4 कंपोनेंट जो हैं इनिशियली फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफर किए जा रहे हैं, क्रेडिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड गिफ्ट कार्ड्स। एंड मोर देन 20 एंटिटीज हैव इनिशिएटेड देयर इंटीग्रेशन जर्नी। तो अब ONDC भी एक्सपेंड कर रहा है अपनी सर्विसेज को। प्रोबेबली अगर ONDC प्लेटफॉर्म में जो कि गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें सर्विसेज हमें एक्सपेंड होती हुई दिख रही तो डेफिनेटली अदर प्लेटफॉर्म्स, अदर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी हमें ये एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रजिस्टरिंग फॉर PC इंपोर्ट में भी एनुअल अफेयर। तो जो PC, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, IT हार्डवेयर, इनकी जो नई इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया किसी भी तरह के लैपटॉप, IT हार्डवेयर, PC, डेस्कटॉप को इंपोर्ट करने के लिए कंपनी को लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। तो इंपोर्टर्स जो हैं लैपटॉप, टैबलेट्स एंड अदर हार्डवेयर के अब उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन एनुअली होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने रखा है। अब गवर्नमेंट ने इस नई इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत हर साल ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी करने गवर्नमेंट जा रही है। हालांकि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये इंपोर्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। किस सेक्टर में एग्जिस्ट कर रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर करी थी, हमने डिस्कस किया था कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट इस सेक्टर से बोरो करके IT हार्डवेयर में ला सकती है। हमने वो न्यूज़ कवर करी। अगर आप रेगुलर हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जानते होंगे। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने एनुअल अफेयर कर दिया है। 5 से 10 साल का कोई ऐसा टाइम पीरियड ना रख करके एनुअली अब जो इंपोर्टर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा। So firms, those who are seeking to import the IT hardware, they need to register on Directorate
जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, पीएफआरडीए आस्क गवर्नमेंट टू रेज गारंटीड अमाउंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने गवर्नमेंट से रिटन रिक्वेस्ट करी है कि जो गारंटीड पेंशन अमाउंट है, अटल पेंशन योजना जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करी थी, उस पेंशन योजना में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट किया जाए, मिनिमम गारंटी पेंशन अमाउंट सेट किया जाए। एज ऑफ नाउ करंट अमाउंट मे नॉट बी अट्रैक्टिव एनफ फॉर पोटेंशियल सब्सक्राइबर टू इनरोल फॉर द स्कीम, और इसी वजह से जो स्कीम में इनरोलमेंट है, अटल पेंशन स्कीम में इनरोलमेंट है, ये कम हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट गारंटी नहीं है। तो पीएफआरडीए ने बोला कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, जो कि हालांकि ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं जितना एंटिसिपेट किया गया था। तो पीएफआरडीए ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि आप मिनिमम गारंटी पेंशन जो है इस स्कीम में लाएं। लेट अस सी वेदर गवर्नमेंट विल एक्चुअली एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर सजेशन बाय पीएफआरडीए और नॉट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज दिस अटल पेंशन योजना, ये अटल पेंशन योजना है क्या एक्चुअली। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इंडियाज जेपीएम बॉन्ड इंक्लूजन स्मॉल फिच। तो अभी रिसेंटली हमने कवर किया था कि जेपी मॉर्गन ने जो इंडिया के जो बॉन्ड हैं उसको अपने इंडेक्स में इंक्लूड किया है, और उसके बाद हमें ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा इंडियन बॉन्ड मार्केट में, इंडियन डेट मार्केट में। लेकिन फिच ने अपनी एक एनालिसिस करी है और फिच ने उस एनालिसिस में कहा है कि जेपी मॉर्गन का जो इंक्लूजन है इंडिया के जो डेट मार्केट है उसको अपने जो इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में, जो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में जो इंडिया के बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन डेट मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा, और जो इम्पैक्ट होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल और डेसिमल इम्पैक्ट। तो रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, फिच रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, दिस मूव कुड सपोर्ट अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर बेस फॉर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें कहें कि सडन एक रश हमें इंडियन डेट मार्केट में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्लूजन इन जेपीएम, ऐसा कुछ नहीं है एज पर द फिच। और इसी वजह से फिच ने हाईलाइट भी किया दैट इंडियाज हाई गवर्नमेंट डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेशियोज आर weakness in its credit profile, and because of this weakness investors will not be very attractive towards the Indian debt market. So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.